राइट। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके में एक टॉपिक हमने पढ़ा था अभी तक, आपका घराने, यानी जो क्लासिकल हाउस है उनको हम पढ़ रहे थे। कुछ बाकी थे हमारे 4-5 घराने जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो हमने पिछली कक्षा में किए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। साथी आज हम बढ़ेंगे आपका यूनेस्को साइट की तरफ। फिर यूनेस्को की जो अमूर्त सूची है वो क्या है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद में रामसर साइट, और उसके बाद में हम भारत के पड़ोसी देशों की तरफ इस तरह टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको जो आज की क्लास की है वो मिल ही जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहले तो कुछ घराने बचे हुए थे। दिल्ली घराना, ठीक है। अच्छा, मैं पूछूं घरानों का संबंध किससे है, तो ये तो बात समझ गए ना, भारत की शास्त्रीय कला से है। ठीक है, दिल्ली घराना जिसके संस्थापक कौन है? मम्मन खान। मैंने बताया संस्थापक सारे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिल में कौन रहता है? मम्मी रहती हैं। ठीक है, दिल में कौन रहता है? सबसे पहले मम्मी, उसके बाद कोई और। प्रवर्तक कौन है जी इसके? तानरस खान और सब्बू खान। सब कहाँ पर तान के रखते हैं निशाना? सबको दिल्ली चाहिए। सबका टारगेट दिल्ली रहा है, पहले से राजाओं का टारगेट दिल्ली रहा है, अब सरकारों का। सब सब्बू और तान, सब तान के रखते हैं निशाना किधर? दिल्ली की तरफ रखते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। प्रतिपादक कलाकार कौन है इसके? चांद खान। देखो चांद से याद रख लेना, चांदनी चौक कहाँ पर है? दिल्ली में है। नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णा बिष्ट, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? दिल्ली घराने से जुड़े हुए हैं। क्या बोलेंगे? दिल्ली घराने से भैया ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, पूछ लेना आशीर्वाद लेंका जी, जरूर पूछ लेना। ठीक है, चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णा बिष्ट, किसे? दिल्ली से। भिंडी बाजार घराना। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैंने एक कर रूट वर्ड बताया था आपको। मैंने कहा था कर जो वर्ड है ये 2 जगह इस्तेमाल होता है। कर 2 जगह इस्तेमाल होता है। तो कर मैंने और कहाँ पर रूट वर्ड बताया था आपको बताना। भिंडी बाजार घराने के उस्ताद छज्जू खान है। भिंडी को कैसे, क्या बोलेंगे? भिंडी को छाछ में रख के बना रहे हैं। छाछ होता है ना, ऐसे देखने के लिए उसको घरों में होता है छाछ। ठीक है, या बोल लो भिंडी की सब्जी के साथ में छाछ पीनी है। छज्जू को ऐसे याद रख लो, छाछ याद रख लो। ठीक है, प्रतिपादक कलाकार कौन है? उस्ताद अमन अली खान। अंजने बाई मालपेकर, कर आया। शशि कला कोरटेकर आया। लता मंगेशकर आया। तो मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपको कर रूट वर्ड किसके लिए बताया था? जब सारे साथियों का आंसर आ जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। बोलेंगे जी अब्दुल कादिर, मैं एकदम ठीक हूं मेरे दोस्त। जयपुर, मोहम्मद अरशाद। किरान, एकदम से ठीक आंसर आया। किरण का सही आंसर है, वेरी गुड। अंकुर का सही आंसर है। अभिलाष, अंकिता, निकिता, रविदास, वेरी गुड। तो जयपुर हमने याद किया था। तो भैया हमको तो कंफ्यूजन हो सकता है फिर कर रूट वर्ड से। मान के चलो यही नाम आ गया, अंजनी बाई मालपेकर, ये आ गया नाम, कुछ पेपर में आया। अंजनी बाई मालपेकर का संबंध, अंजनी बाई मालपेकर का संबंध किस घराने से है? क्वेश्चन ये आया आपका। तो भैया हमको तो कंफ्यूजन होगा जब मान के चलिए एक ऑप्शन में जयपुर भी आ जाए और एक ऑप्शन में आपका भिंडी बाजार घराना भी आ जाए। ठीक है, भिंडी बाजार घराना भी आ जाए, तो हम किसको चुनेंगे? तो मैं आपसे कहता हूँ कि कर रूट वर्ड दोनों के लिए याद रखेंगे, भिंडी और जयपुर। तो यहाँ पर याद रख लेना, देखो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ अंजनी बाई, कौन सी बाई है? और भिंडी की सब्जी कौन लोग बनाते हैं? जैसे घरों में तुमको पता हम लोग बाई रख लेते हैं बहुत बार, बाई। तो यहाँ पर रखते हैं, एक तो लता बाई, नाम याद रख लेना कौन कौन है। भिंडी की सब्जी बनाने का काम कौन कौन करती हैं? लता बाई करती हैं, एक आपका कला बाई करती हैं, और एक अंजनी बाई करती हैं। कौन? अंजनी बाई। तीनों के नाम ऐसे याद रख लो। अब यहाँ से याद रखेंगे कि लता वो बाई हैं जिनके नाम के आगे कर लगता है। तो कौन सी लता है जिनके नाम के आगे कर लगता है? लता मंगेशकर। कला कौन सी है? शशि कला है, आपके कर लगेगा रूट वर्ड आगे, और अंजनी बाई मालपेकर है। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रख लेना। आंखें बंद करो और बताओ कौन कौन सी बाई बताई? अंजनी बाई बताई जी आपने हमको, शशिकला बाई बताई, और कौन सी बाई है? आपका लता बाई है। ये तीनों क्या बनाती हैं? भिंडी की सब्जी बनाती हैं बाई। बहुत बढ़िया शिवम फौजदार जी, बहुत स्वागत है साथी। ठीक है, ये भिंडी बाजार घराना हुआ।
कोई दिक्कत? मेवाती घराना ये कहाँ का है? हरियाणा का। घग्गे नजीर खान इसके संस्थापक हैं। पंडित जसराज बहुत बड़ा नाम है साथी, एकमात्र इन्हीं को भी याद रखेंगे संस्थापक के साथ में पंडित जसराज, तो आपका काम चलेगा। किससे संबंधित है? मेवाती घराने से हैं। ठीक है। लखनऊ घराना अंतिम घराना है। बिंदादीन महाराज हैं ये। कौन से महाराज हैं? बिंदादीन महाराज कथक से संबंधित हैं। ठीक है। अच्छा जी, कैसे याद रखेंगे बिंदादीन महाराज? किससे? बिंदी। एक स्त्री कितनी बिंदी लगा लेती है भैया? अपने जीवन में लाखों बिंदी लगा लेती होंगी, हर रोज एक बिंदी लगाती हैं, कभी कभी तो दिन में 2-3 बिंदी भी लगा लेती हैं। ठीक है। बिरजू महाराज तो बिंदादीन महाराज हो गए, तो बाकी महाराज भी किससे जुड़े हुए? बिरजू महाराज लखनऊ से। कोदक सिंह, क्या बोलोगे? कोदक सिंह ये कहाँ से हैं? लखनऊ से। बेगम अख्तर किससे जुड़ी हुई हैं? ये भी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये भी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। जी फटाफट से तरुण, तनु रानी एकदम ठीक उत्तर है, एकदम ठीक उत्तर है। वेरी गुड बच्चा। क्लास के अलावा बातें मत लिखो, बुक का डिस्काउंट ये वो फलाना डिकना, और कुछ बातें नहीं करनी है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है। रिक्वेस्टिंग टू यू, क्लास में सिर्फ क्लास पे फोकस करना है, अपने कुछ वर्ड बनाने हैं, बहुत फोकस करके नोट्स बनाने हैं, उतना। ठीक है सर। भिंडी बाजार घराना कहाँ पर? भिंडी बाजार घराना दोस्त महाराष्ट्र मुंबई में है। भिंडी बाजार घराना आप लिख सकते हैं कि भिंडी बाजार घराना हमारा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा घराना कहाँ पर है, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यक्तियों से, कि बहुत चर्चित जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का संबंध किस घराने से है। ठीक है, आगे आएंगे जी। भाई साहब आरपीएफ के लिए सफिशिएंट है। आरपीएफ एसएससी के किसी भी वेरिएंट के लिए, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, कोई भी वनडे एग्जाम आपका हो जिसमें स्टैटिक जीके पूछी जाती है, उसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है भारतीय यूनेस्को स्थल। इंडियन, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, हर वर्ष एसएससी के हर फॉर्मेट में। इंडियन यूनेस्को साइट। यूनेस्को का फुल फॉर्म कितने दोस्त जानते हैं? एक बार थम्स अप करना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको भी संगठन पढ़ाऊंगा, यूनेस्को वगैरह सब हम पढ़ेंगे संगठन, लेकिन उससे पहले हम पढ़ रहे इंडियन यूनेस्को साइट। क्या मतलब होता होगा यूनेस्को साइट का? आप बताइए अपने शब्दों में, आप क्या जानते हैं? सारे दोस्त बताएंगे आप क्या जानते हैं। आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे कि मैं तो भैया जो जानता हूं, मैं इतना जानता हूं कि यूनेस्को किसी स्थल को आइडेंटिफाई करता होगा, लेकिन इस पूरी दुनिया में ऐसे जितने भी साइट हैं, साइट का मतलब ऐसी जितनी भी जगह हैं जो किसी तरह से किससे जुड़ी हुई हैं? कल्चर से जुड़ी हुई हैं किसी देश के। ठीक है, चाहे वो आपका कल्चरल भी हो सकती हैं, वो साथ ही आपका नेचुरल भी हो सकती हैं, वो मिक्स्ड भी हो सकती हैं, यानी नेचुरल प्लस कल्चरल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या है उसी को हम पढ़ रहे हैं। जो यूनेस्को है उसकी स्थापना, एक तो ये बात याद रखेंगे, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945। स्थायी शांति बनाई रखने के लिए मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। इन चीजों पे बहुत फोकस नहीं करना है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? कब स्टेब्लिश हुआ यूनेस्को? 1945। यूनेस्को सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल कैसी साइट होंगी? या तो वो साथी आपका या तो वो आपकी कल्चरल साइट होंगी, या तो वो आपकी कल्चरल साइट्स होंगी, या फिर प्राकृतिक महत्व के, या फिर वो आपकी नेचुरल साइट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, विश्व धरोहर की मान्यता देता है। धरोहर बोलते हैं हेरिटेज को। धरोहर से क्या मतलब होता है कि हमारे पुराने लोगों ने, प्राचीन लोगों के द्वारा जो संस्कृति हमको दी गई, वो कोई किसी ने मॉन्यूमेंट बना करके दी, कोई स्मारक बना करके दिया, कोई कला भी हो सकती थी, लेकिन यूनेस्को में क्या है कि उन सब का आपका
एक फिजिकल दृश्य है। फिजिकल दृश्य मतलब उन सबको एक मूर्त रूप में देखा जा सकता है। कैसे रूप में होती हैं वो? मूर्त रूप में होती हैं। मूर्त रूप से मतलब समझते हैं, यानी वो फिजिकल प्रेजेंस उनकी होती है। यानी जो भी स्ट्रक्चर होगा, जैसे ताजमहल है, मान के चलो ताजमहल है, ये मूर्त रूप है कि अमूर्त रूप है? ताजमहल को आप देख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया। तो यूनेस्को साइट जितनी भी है उन सब का फिजिकल प्रेजेंस है। और एक आएंगी अमूर्त, जिनको हम बोलेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। जैसे मान के चलो कोई डांस है, मैं बोलूँ कालबेलिया, कालबेलिया डांस को आप देख सकते हैं क्या? उसका एक मूर्त रूप हो सकता है क्या? आप कहेंगे जी नहीं। ठीक है, जी नहीं, ये बोलना होगा। कोई दिक्कत? भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 22 मूर्त हैं। कितनी है? मूर्त विरासत। तो भारत में यूनेस्को साइट कितनी है टोटल, बताएंगे? भारत में यूनेस्को साइट टोटल कितनी है? क्या आंसर रहेगा आज के बाद? पहले ये 40 थी, अभी 2 और बढ़ा दी गई, अभी 2 और बढ़ा दी गई, तो कितनी हो गई? 42 हो गई। 42। तनुरानी फिर से एकदम ठीक आंसर देते हुए। अच्छा, 42 को हम बांटते कैसे हैं? 42 को बांटा गया है साथी आपका, इसमें 34 तो कल्चरल हैं, 34, 7 आपका नेचुरल हैं और 1 है मिक्स्ड। कैसे बांटेंगे? 42 में कैसे कैसे हैं आपका, क्या बोलेंगे? 42 में भैया 34 जो हैं वो कल्चरल हैं, कल्चरल हैं। 7 जो हैं आपकी वो नेचुरल हैं, नेचुरल हैं। और 1 जो है आपकी वो मिक्स्ड है। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड है। ठीक है। भारत 1946 से, ये बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ये अगली स्लाइड में हम जानेंगे जब हम यूनेस्को पढ़ लेंगे उसके बाद में। ओके, श्रद्धा मौर्य, वेरी गुड सर। जो प्रैक्टिस सेट होंगे उन्हें सीडीएस, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने कहा ना, आप वनडे एग्जाम जो होगा आपका सीडीएस में काफ़ी हेल्पफुल वो रहेगा। हम एक नए पैटर्न से करने वाले हैं, सारे साथियों को पता होना चाहिए। 1 मई से यूट्यूब पर 3 बजे हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है। कुछ भी चीज़ें जो किसी भी सब्जेक्ट का मिसिंग पार्ट, सारे सब्जेक्ट जो आप पेड क्लासेस में पढ़ते हैं उन सब का रिवीजन, ये सब मेरी जिम्मेदारी होगी 3 बजे के सेट में। लेकिन आपको वो सारे सेट याद करने हैं, और आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले किसी भी बच्चे से फिर फाइट कर पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? अगले साल, यानी यूनेस्को स्टैब्लिश हुआ 1945, और भारत जो यूनेस्को का मेंबर बना 1946 में। सेम लाइन रिपीट है। भारत ने 14 नवंबर 1977 को इस सम्मेलन को स्वीकार कर लिया। और सबसे ज़्यादा यूनेस्को की जो साइट हैं, जैसे भारत में 42 हैं, वो इटली में 59 हैं। सबसे सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला, यानी यूनेस्को साइट किसी एक शहर में भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? कार्डोबा स्पेन, कार्डोबा स्पेन। अभय कुमार जी, आप एक बुद्धू छात्र का परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं जी मूर्त मतलब कैसा होता है? बेटा आप मूर्त है, आपका कोई रूप होगा ना, मूर्त रूप। एक होता अमूर्त, जैसे मैं बोल दूं भरतनाट्यम डांस, मैं आपसे बोलूं भरतनाट्यम डांस का तस्वीर बनाओ, बना पाएंगे क्या? तो डांस होता है अमूर्त, इनटेंजिबल। और जो टेंजिबल है उसका मतलब क्या है आपका? जिसका चित्र आप बना सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कि कथक का चित्र बना के दिखाओ, कैसे बनाएंगे? आप कथक को लिख सकते हैं, लेकिन कथक नृत्य का चित्र थोड़ी ना बना सकते हैं। यही बात मैंने आपको अभी समझाई, शायद आपका ध्यान नहीं था कक्षा में। तो कार्डोबा और इटली को याद रखेंगे। ये मैप पे मैंने दिखाया है भारत की कौन कौन सी साइट हैं जो यूनेस्को की साइट हैं। जैसे हम मैप, यहाँ पर आपका साथी चंडीगढ़ में एक साइट है, यहाँ पर कालका, ये शिमला का एक आपका नंदा देवी, कालका में मतलब जो शिमला में एक यूनेस्को साइट है। दिल्ली में यूनेस्को साइट है आपका, फतेहपुर सीकरी आगरा में, ताजमहल, 2 यूनेस्को साइट है आगरा में। ठीक है, इस तरह से मैप पर दिखाया हुआ है, ये आपकी पीडीएफ में मिलेगा मैप आपको लगा हुआ। कंचनजंगा इधर नेशनल पार्क है, मानस असम का नेशनल पार्क है, सिक्किम का खंगचनजंगा है आपका, बिहार का नालंदा है, बोध गया है बिहार का। ठीक है, शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन है आपका पश्चिम बंगाल में, कोणार्क उड़ीसा का है, रामप्पा टेम्पल तेलंगाना का है, पट्टादकल कर्नाटक का है। ठीक है, हम्पी कर्नाटक का है साथी आपका, नीलगिरी पर्वत हैं आपके, ये आपका महाबलीपुरम है तमिलनाडु के, चोल टेम्पल है, गोवा में गिरजाघर है एक,
मुंबई में साथी आपका महाराष्ट्र में आपका फ्लोरा केव्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एलिफेंटा, आपका अजंता केव्स हैं। आपका यहाँ पर गुजरात में अहमदाबाद शहर है, ठीक है। और यहाँ पर आपका रानी की वाव है। मध्य प्रदेश का सांची है। मध्य प्रदेश की नंगी तस्वीरों वाले, नग्न तस्वीरों वाले खजुराहो के टेम्पल हैं। भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको मैप में लगा हुआ मिलेगा। जब आपको सबका ज्ञान हो जाए तब ये मैप एक बार देखना जरूर कि कौन सी साइट को मैं पहचान सकता हूँ। खुद को टारगेट देना एक कि भैया मैंने अब जान लिया सारी साइट के बारे में, और इस मैप पे मैं अब पहचानता हूँ कि कौन सी साइट जो है वो किस स्टेट में है। बात समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया भगीरथ जी, एकदम ठीक आंसर आपने दिया है। बंगाल का शांति निकेतन और होयसल मंदिर कर्नाटक अंतिम 2 यूनेस्को साइट है ना? जी भाई साहब, आपने ठीक लिखा था एकदम। शुरू करें 42 साइट को। 42 साइट से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है यूनेस्को की साइट से संबंधित। जैसे आपसे पूछ लेगा कि आगरा का ताजमहल यूनेस्को में, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल यूनेस्को की, आगरा का जो ताजमहल है वो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत सूची या विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल हुआ, कब शामिल हुआ, यानी उसको कब एक्सेप्ट किया गया। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन होता है वो जो यूनेस्को की साइट को लिख के दे देगा आगरा का ताजमहल किस स्टेट में यानी किस राज्य में है वो। और तीसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आपसे पूछ लेगा आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, बाकी इन्फॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कब शामिल हुआ, और उससे भी ज़्यादा चांसेस हैं आपके किस स्टेट में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। शुरू करें। तो यहां पर आता है सबसे पहले आगरा का किला। देखना दोस्त, आगरा का किला कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। फोटो सामने लगा हुआ है सबका। तो आगरा का किला भारत का पहला अकबर द्वारा निर्मित, इसमें जहांगीर महल और खास महल भी हैं इसमें अंदर। तो आगरा का किला साथी कब शामिल हुआ? 1983 में। यानी हम कह सकते हैं कि 1983 से पहले कोई भी भारत का स्थल यूनेस्को साइट में नहीं था। यूनेस्को कब फाउंड हुआ? यूनेस्को स्टैब्लिश कब हुआ? 1945 में। भारत सदस्य बन गया 1946 में। तो तब से कोई भी साइट ऐसी नहीं थी जिसको शामिल किया गया हो। 1983 में इकट्ठे 4 साइट शामिल की गई थी। 1983 सबसे पहले शुरुआत कब हुई? तो 4 साइट ये शामिल की गई। 4 साइट कौन कौन सी हैं? एक आगरा का किला, इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी यहाँ लिखी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इतिहास में भी आप पढ़ते होंगे, जैसे ताजमहल इतने से इतने तक पूर्ण हुआ। एसएससी सीजीएल ने पूछा ताजमहल का निर्माण कब पूर्ण हुआ था। के बीच निर्माण शाहजहां द्वारा निर्मित वास्तुकार था, जो इसका आर्किटेक्ट था वो था अहमद लाहौरी। ताजमहल कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 29। और महाराष्ट्र के किस जिले में है ये? औरंगाबाद। अभी आपका एमटीएस में प्रश्न आया, आप सब जानते होंगे, औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति महाराज संभाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया। संभाजी नगर इसका नाम कर दिया गया। जानते हैं सब लोग? जी हाँ। लेकिन एमटीएस के एग्जाम में विकल्प में संभाजी नगर नहीं था। अभी रिसेंट में 2023 वाले में ही वहां पर लिखा हुआ था आपका औरंगाबाद ही, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे तो देख पा रहे हैं इन सब की तस्वीरें हैं। तो ये कैसी हुई? ये मूर्त हुई। मूर्त समझ गए ना? थम्स अप करके बताएं सारे लोगों। ठीक है, ठीक है। अबे भाई कोई बात नहीं। तो क्या बोलेंगे जी? अजंता की गुफाएं 29 हैं। फिर आती हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भी कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही हैं। एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 है। और एलोरा की ये चरणाद्री, जो चरणाद्री आपका साथी हिल्स है उन पर स्थित है। किस हिल्स पर है? चरणाद्री हिल्स पर। चरणाद्री हिल्स पर ये स्थित है। 1 से 12 संख्या जो है इसमें वो बौद्ध धर्म को संबंधित है।
13 से 29 आपका हिंदुओं को संबंधित है और 30 से 34 आपका जैन को संबंधित है। तो जैन को संबंधित, जैनिज्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में 5 गुफाएं हैं। 30, 31, 32, 33, 34 ऐसे गिनेंगे ना। 12 गुफा किसको हैं? बौद्ध धर्म को संबंधित हैं। तो 12, 5, 17 और बाकी बची हुई कितनी 17 गुफाएं किसको संबंधित हैं? हिंदू धर्म को। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा, साथी आपका जेई के एग्जाम में। क्वेश्चन ये था कि आपका एलिफेंटा नहीं, एलोरा, एलिफेंटा की तभी मैं आपको आगे बताऊंगा। एलोरा में स्थित गुफाओं में हिंदू धर्म को समर्पित कितनी केव्स हैं या कितनी गुफाएं हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया आकाश, एकदम सही डेफिनेशन आपने दी है। तो क्या बोलेंगे जी? गुफा बौद्ध धर्म को 12, हिंदू को 17 और जैनिज्म को 5 हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, अब मैं आपसे पूछूं शुरुआत में कौन कौन हुए 1983 में? भैया आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। 1984, अब जिसका मैं वर्ष बताऊं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर आप जान चुके, नरसिंह देव वर्मन ने बनाया, उड़ीसा में है। महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। ये पल्लव राजाओं ने बनवाए। ठीक है, यहीं पर स्थित है पंचरथ मंदिर जो महाभारत को समर्पित हैं, यानी पांडवों के नाम पर हैं। किनके नाम पर? पांडवों के नाम पर। जैसे अर्जुन रथ है यहाँ पर, भीम रथ है, युधिष्ठिर रथ है और नकुल सहदेव के लिए एक रथ है, लेकिन उनकी माँ जो द्रौपदी हैं उनके लिए भी एक रथ वहां पर, सॉरी माँ बोल रहा हूं मैं, उनकी पत्नी है साथी आपका द्रौपदी, द्रौपदी के लिए भी यहाँ पर क्या है? आपका एक रथ स्थित है। ठीक है, बोलेंगे बेटा छोटे बच्चे नहीं बनना है। रोबिंद्र कुमार जी, रोबिंद्र कुमार जी भाई, एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव नहीं करना है। ऐसा नहीं दिखाना है कि आप 3rd क्लास पास भी नहीं है अभी। सर जी क्या क्या याद करना है, बस वो इंपॉर्टेंट बता दीजिए। सब कुछ याद करना है साथी। आप पूरे जीवन गवर्नमेंट से सैलरी लेने वाले हैं, भारत सरकार के चुनिंदा लोगों में आप शामिल होने वाले हैं। ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की शायद आप तैयारी कर रहे हैं और आप पूछते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपकी उम्र के बच्चे यूपीएससी आईएएस में रैंकर बन रहे हैं। इतना कमजोर खुद को नहीं समझना है कि आप महत्वपूर्ण याद करेंगे। इतना कमजोर नहीं बनना है साथी। उससे ये चीजें आपकी अब से पहले तैयार हो जानी चाहिए थी। ठीक है, स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने हमसे लाखों रुपए आज तक फीस के रूप में वसूल लिए। सिखाया क्या आज आपको? आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में कुछ आपका पल्ले पड़ रहा है? वो उस टाइम का कुछ नहीं आ रहा। हकीकत है। क्या तो बेस तैयार होता है। बेस तैयार हुआ किसी चीज का आपका? बहुत ना के बराबर बड़ी चीजों में ताजमहल को जानते होगे कि कहाँ स्थित है। तो अभी पढ़ना होगा। फ्यूचर अच्छा बनाना है तो ये मत बोला करो जी क्या इंपॉर्टेंट। अब ये देखो कि मुझे क्या कंटेंट मिल रहा है, उसको अप्रिशिएट करो। नहीं तो मैं एक स्लाइड पे लिखवा लाता बस कि ताजमहल आगरा 1983 और एक पे खत्म कर देते। ये विश्लेषण आप लोगों के लिए तैयार हुआ है, तो ये इसलिए तैयार हुआ है कि आप अपने आप को बेटर बिल्ड कर सके। ठीक है दोस्त, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे जी? ये कहां पर है? महाबलीपुरम के स्मारक 1984। शानदार स्टूडेंट बनना है, शानदार, खुद के ऊपर भरोसा करना है कि भैया हाँ आपका काम है कंटेंट देने का। आप एक टीचर की तरह हम तक कंटेंट पहुंचाइए, आप हमें गाइड कीजिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ तैयार करूंगा, बहुत अच्छे से तैयार करूंगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क अभी हमने पढ़े नहीं है, हम पढ़ेंगे। 1974 में नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई। 2007 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया। अभी आप लोग नहीं जानते होंगे नेशनल पार्क क्या होता है, टाइगर रिजर्व क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मानस नेशनल पार्क साथी कहां पर है? आपका असम में है। ठीक है, 1985 के हैं ये। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। ये बात लिखी हुई है मानस। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल ये पहला रिजर्व है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अभी आप बायोस्फीयर रिजर्व भी नहीं जानते होंगे कि भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है भैया, नेशनल पार्क भैया क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, इन चारों के लिए हम एक क्लास लेंगे। उसमें हम डिस्कस भी करेंगे कौन कौन हमारे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको पढ़ने हैं। ठीक है, आगे आएंगे। एक नया बच्चा आया है आज फिर से, कह रहा सर जी लिख के पढ़ा दो।
बेटा मुझ पर लिखना ही नहीं आता, कैसे पढ़ा दूंगा मैं लिखना, बताओ। हैं? कि लिखना पढ़ाने के लिए लिखना तो आना चाहिए ना। क्यों भाई मेरे होशियार भाई, ऐसे ही लिखे रहना तुम कि लिख के पढ़ाओ, हाथ से मत पढ़ाओ। ये किताबें क्यों आई थी बाजार में? किताबें पढ़ना से मना कर देते। स्कूल में जब किताबें आपको दी गई तो मना कर देते हैं पढ़ किताबों के लिए, कहते प्रिंटेड पढ़ेंगे हम, किताब से पढ़ेंगे हम तो एलियंस हैं, हम तो हाथ से लिख के पढ़ते हैं। बाजार में ये किताबें पता नहीं क्यों इन लोगों ने रिलीज कर रखी है, लेखकों ने क्यों लिखी हैं। लेखक को सबके घर आके हाथ से लिख के पढ़ाना चाहिए था। कोई बात कहनी थी तो सबसे लिख के कहनी चाहिए थी आके, है ना, या नहीं? अबे यार, तुम कब मैच्योर होगे, कब उस स्टेज में जाओगे तुम? जी सोनिया, एकदम ठीक आंसर है गुड़िया आपका। अबे बुद्धू होशियार हो जाओ, जमाना बहुत होशियार है। जमाना 2x की स्पीड पे चल रहा है और तुम अभी 0.5x की स्पीड पे खुद को चला के उन लोगों से आगे निकलना चाहते हो। एक और आया है हमारा भाई, कह रहे सर एसएससी से सिंपल यूपीएससी है। तो बुद्धू तू एसएससी करने के चक्कर में क्यों है, यूपीएससी ही क्यों नहीं दे देता? है कि नहीं? फिर यूपीएससी ही दे दो। झाग आने की स्थिति समझते हो मुंह से? आओ यहाँ देखेंगे, अब इतनी मस्ती ठीक है, इससे ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरा हर्ट करने का उद्देश्य नहीं होता तुम्हारा, लेकिन तुम हो जाओ बुद्धू, अक्लमंद हो जाओ, कोई नहीं पूछेगा नहीं तुमको। फिर अपने घर में भी ज्ञानी बनोगे, घर में भी कोई नहीं सुनता अगर सफल नहीं होंगे तो। इंटेलिजेंट नहीं होगे तो घर में भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, दुनिया समाज तो छोड़ दो। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। हम करके क्या करती है वो बताया था ना, नाटक करती है जी। हम्पी कितने रुपए के नोट पर है? 50 रुपए के नोट पर है। कितने रुपए के नोट पर है? 50 रुपए के नोट पर है। नोट के पीछे जो साइन है, जैसे 500 रुपए पर आप देखेंगे लाल किला है भैया। 2000 का नोट जो बंद कर दिया गया उस पर क्या था? पीछे मंगलयान था, ठीक है। जैसे 100 रुपए के नोट पर आप देखते होंगे तो वो रानी की वाव का चित्र है उसमें पीछे, वो भी यूनेस्को की एक साइट है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, 200 रुपए पर क्या है? 200 रुपए के नोट पर क्या होगा? हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में कार्य किया, इतिहास में पढ़ेंगे। खजुराहो के टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एसएससी पूछती है कि खजुराहो के स्मारक समूह कब यूनेस्को में शामिल किए गए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि खजुराहो के स्मारक, आप एसएससी का किसी भी ईयर का एग्जाम उठा के देख लो, किन शासकों ने बनवाया? चंदेल शासकों ने, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ये स्थित है, बहुत चर्चित है। आपने भी अक्सर देखे होंगे, मंदिर हैं जिन पर क्या है कि बहुत सारे इंसानों की, देवी देवताओं की नग्न मूर्तियां बनी हुई हैं, नग्न तस्वीरें बनी हुई हैं। तो लोगों ने कहते हैं भैया उस समय के जो धर्म के रक्षक थे, उस समय लोगों ने इनको रोका नहीं होगा क्या? राजा कौन रोकता? राजा अगर निर्माण कर रहा है, लेकिन वो मैसेज था किसको लेकर के? इन टेम्पल्स के निर्माण के पीछे उन्हें लोगों को सेक्स एजुकेशन देनी थी। इस दुनिया में सबसे जो मुद्दा छिपा रहा, वो किसका छिपा रहा? सेक्स एजुकेशन का। उसके बारे में लोगों ने बात ही नहीं की, क्योंकि लोगों ने अपने कान बंद कर लिए उसको सुनते ही, ऐसे बोले कि ये हमारे सुनने का विषय नहीं है। जबकि जीवन में, हर किसी के जीवन में वह पार्ट आता है। आज बहुत सारी हमारी बहनें, बहुत सारी हमारी भाभियां, बहुत सारी हमारी माँ ये नहीं जानती कि उनको अपने बच्चे को जन्म देने से पहले और जन्म देने के बाद में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों की तो यूं ही मृत्यु हो जाती है, गर्भ में हो जाती है। तो इस सब का पार्ट क्या था? इस सब का पार्ट ये था कि सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिली। इन राजाओं ने प्रयास किया, उन्होंने उस तरह की चित्र कामुकता को बढ़ाने वाली, ताकि उस शिक्षा की तरफ लोग अग्रसर हों, वो उन्होंने बनाया और बढ़ाया, ठीक है। जैसे आज भी हमारी सोसाइटी में कैसे डराया जाता लोगों को, ऐसे ही तो बोला जाता है यंग एज में, ऐसे लोगों को मतलब एक फिलॉसफी दे दी गई कि तुमको अपने अध्ययन के दौरान अपोजिट सेक्स की तरफ क्या है, आकर्षित नहीं होना है। मतलब एक लड़के को लड़की की तरफ ध्यान नहीं देना है। जैसे बात नहीं आती वो, अगर बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो तितलियों का सहारा छोड़ दो। क्या सच में लागू होता है ये?
आपको लगता है जितने भी सफल लोग हैं वो सब रिलेशनशिप्स में नहीं रहे होंगे? या आपको क्या लगता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो रिलेशनशिप्स में नहीं थे और वो सब सफल हो गए? तो आप कहेंगे कि भैया हाँ, ये तो बात लागू होती है कि हम पे बहुत सारी चीजें थोप दी गई और ये बता दिया गया कि भैया अपोजिट जेंडर की तरफ नहीं जाना है, और लड़की भी यही जानती है, लड़का भी यही जानता है, ग्रामीण परिवेश में तो बिल्कुल ऐसे ही जानता हुआ है। और उसको बताया गया कि उसके जो लिए चुने जाएगा, लड़का चुना जाएगा, लड़की चुनी जाएगी, वो घर वाले चुनेंगे। इसी थॉट प्रोसेस के साथ में हमको बढ़ाया गया, मतलब जो एजुकेशन देनी थी वो ना के बराबर दी गई। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, 1986। विजय का नगर है, अकबर द्वारा निर्मित है, यहाँ पंचमहल और अनूप तालाब भी है। गोवा के गिरजाघर हैं, ठीक है। पुर्तगाली राजधानी रहे इस शहर में, किसकी राजधानी थी? पोर्टुगीज की। चर्च एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक है, क्योंकि दोस्त जब यूरोपियंस यहाँ आए तो उन्होंने भी अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। आगे आएंगे। एलिफेंटा की गुफाएं कब यूनेस्को में लिस्टेड हुई? अभी मैंने दो गुफाओं के नाम लिए थे, जरा बताएंगे साथ ही कौन कौन से केव्स के नाम मैंने लिए थे, कौन कौन सी गुफा मैंने आपको बताई थी? आगे आएंगे। बहुत बढ़िया जी। हाँ, यही सिखाया जाता है बचपन से, बिल्कुल यही सिखाया जाता है। धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम है। यहाँ 7 गुफाएं हैं। मैं आपको एक साथी और एक और सच बताऊं, हमारे यहाँ लोग अपने शब्दों के द्वारा और अपने मैसेजेस के द्वारा खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, जबकि असल जिंदगी में वो होते नहीं। मान के चलो कि मैं अपने शब्दों से बहुत अच्छा बनने का प्रतीत, या आपको ऐसा मैं पुट करूं कि मैं बहुत बेहतरीन इंसान हूं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं सच में अच्छा इंसान हूं या नहीं। तो शब्दों के मायाजाल से परे रहना है, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है और खुद पर ध्यान देना है। खुद पर ध्यान देने से मतलब है कि दुनियादारी को छोड़ करके आप ये सोचिए कि जो विचारधाराएं आपके ऊपर थोपी गई या दो थॉट प्रोसेस आपके ऊपर थोपे गए, क्या वो सही थे सच में? तो आप कहेंगे भैया सब कुछ सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है, कुछ चीज़ों के लिए तो बेवजह डराया जाता है, ठीक है। उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, और अवेयरनेस आती है तो लोग विकसित होते हैं। आपको याद है, ये तो सब जानते हो ना कि भारत ज्ञान का सोर्स रहा है, यहाँ से ज्ञान उपजा है, लेकिन दुनिया में सारे लोग उस ज्ञान को मॉडिफाइड करके हमसे आगे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत लोग पहुंच भी रहे हैं। लेकिन मूल जड़ कौन थे? मेन रूट कौन था? हम हैं इस दुनिया में ज्ञान के लिए मेन रूट। लेकिन लोग समय के साथ खुद को बदलते जा रहे हैं, और लोग खुद को अपडेट करते जा रहे हैं, इस दुनिया को क्या जरूरत है वो अपडेट करते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने बहुत लंबे समय में बदला है। आपको लगता है कि यूरोप में कभी सती प्रथा थी? आप कहेंगे भैया पता नहीं थी, लेकिन हमसे 1000 साल पहले उन्होंने वो छोड़ दी। तो हम लोगों को भी जो ज्ञान का आधार हम हैं, हम उसमें सबसे आगे होने चाहिए। कमी कहाँ रह जाती है? हम अपने आप को समय के हिसाब से मॉडिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे आएंगे। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1987 में हैं। धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम है, यहाँ 7 गुफाएं हैं। और मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पर। मैसेज ये है कि जब हम देश की बात करते हैं, जब हम अपने शब्दों को लिखते हैं, जब किसी बेटी का रेप होता है और हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, इस सब के पीछे और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम होते हैं। हम उस परिवेश को बढ़ा रहे होते हैं। क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि कुछ भी गलत होते हुए आप सहे ना। जब सड़क पर हमारी बहनें चलती है ना, मैं ये कहता हूँ, एक स्लोगन मैंने कहीं पढ़ा था कि मुझे नहीं पता मैंने उसके साथ अच्छा किया या बुरा किया, अगर उसने अच्छा किया तो ऐसा उसके साथ हो। जैसा परिवेश आप अपनी बहन के लिए चाहते हो ना, बाहर जाके स्वतंत्र हो के वो रहे, उस पर छीटा कसी सड़कों पर ना हो, गंदी नजरें या निगाहों से उसे ना देखा जाए, तो ये चीज़ दोस्त हमें अप्लाई करनी होगी।
सबसे पहले हमको खुद को अप्लाई करनी है कि मैं सड़क पे चलता हूँ तो मैं स्वतंत्र तरीके से चलता हूँ या चलती हूँ। तो वो बदलाव हमको अपने अंदर करने होंगे। और मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरे कहने से कुछ नहीं बदल सकता। दुनिया के दिमाग में पहले से बहुत कुछ भरा हुआ है, क्योंकि किसी अगर खुद को कोई खाली दिमाग समझ लेगा तो वो मान लेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है उनका दिमाग भरा हुआ है तो वो उसको मानते ही नहीं, है ना। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है, बहुत बढ़िया जी। धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम है। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। एसएससी ने पूछा कि किन गुफाओं को धारापुरी गुफाओं के नाम से भारत में जाना जाता है, एलिफेंटा की गुफाओं को। ठीक है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ये हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क में, सारे पढ़ाऊंगा आपको। यह गंगा डेल्टा का हिस्सा है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा तो समझते होंगे ना आप, मैथ्स का डेल्टा जो होता है, जैसे जब गंगा नदी बहते हुए जाती है तो इधर बंगाल की खाड़ी में इस वाले साइज में गिरती है, और डेल्टा आप जानते ही हैं मैथ का ऐसा होता है। पट्टादकल के स्मारक समूह कर्नाटक में है, बहुत पूछे जाते हैं पट्टादकल के स्मारक समूह। इसमें साथ ही 9 हिंदू मंदिर हैं और एक जैन मंदिर जिसको विरूपाक्ष मंदिर हम कहते हैं, और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चोल मंदिर। चोल मंदिर बताएंगे एक बार, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर फिर जीवन के 4 आश्रम क्यों बने? बेटा आपके प्रश्न की कोई तार्किकता है भी? मैं क्या बोल रहा हूं और आप किस तरह के प्रश्न को उसमें शामिल कर रहे हैं? 4 आश्रम बनाने का मतलब था 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसमें हम कहीं ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है। तब 100 वर्ष की आयु थी दोस्त, तब 100 वर्ष तक व्यक्ति जीता भी था, और ये कहा जाता था कि 25 तक आपको जान लेना है। जान लेने का ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करा रहे थे? ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए कराया जा रहा था कि आपके आगे आने वाले जीवन के जो मार्ग होंगे, मार्ग से मतलब जिसमें सबसे बड़ा मार्ग बताया गया था आपका 75 से 100, जिसमें आपको वन को ही चले जाना है, मतलब वन जाने के बाद में सन्यास को प्राप्त करना। उस सन्यास के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ब्रह्मचर्य के दौरान दिया जाता था। आपको लगता है कि आज कोई सन्यास के लिए जाता है? और जो लोग जाते हैं वो आज भी आश्रम व्यवस्था को अपनाते हैं। वो आपकी तरह CHSL, आपका CPO CGL ज्वाइन करने की होड़ में नहीं लगे हुए हैं मेरे साथी। आधार की बातें करें, उनका जीवन तो है ही अलग। ठीक है। चोल मंदिर तमिलनाडु, चोल मंदिर तमिलनाडु में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र चोल द्वारा ये निर्मित हुए। बृहदेश्वर, राजेंद्र चोल जी के बारे में इतिहास में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? किस तरह से श्रीलंका को इनके वंशजों ने जीता। बृहदेश्वर, तंजावुर और ऐरावतेश्वर मंदिर इन चोल मंदिरों में है 1987 में। ठीक है। इसमें तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर दोस्त जगह का नाम है, तंजौर। बृहदेश्वर टेम्पल, गंगाईकोंड चोलेश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में ऐरावतेश्वर जैसे मंदिर शामिल हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी, फूलों की घाटी मतलब फ्लावर वैली। ये वैली बड़ी पूछी जाती है एग्जाम्स में, फ्लावर वैली। फ्लावर वैली कहाँ पर है साथी? उत्तराखंड में। आगे आएंगे, फ्लावर वैली कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। यहाँ पर आएंगे साथी, अगली बात देखेंगे। कुछ वैली और हैं, एक है न्योरा वैली। क्या बोलेंगे? न्योरा वैली कहाँ पर है? अपनी कॉपी में दोस्त नोट कर लेना इसको अलग से। न्योरा वैली हमारा पश्चिम बंगाल में है। साइलेंट वैली, साइलेंट कौन लोग रहते हैं? जो पढ़े लिखे हों। पढ़े लिखे में साक्षरता में हमारा सबसे आगे कौन? केरल। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। एक पूछी जाती है दोस्त पिन वैली, पिन वैली। पिन वैली कहाँ पर है दोस्त? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। सांची के बौद्ध स्तूप कहाँ पर हैं? वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। क्या बोलेंगे? नंदा देवी कहाँ पर है साथी? उत्तराखंड में। सांची के बौद्ध स्तूप कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में। ये कितने रुपए के नोट पर है? 200 रुपए के नोट पर। इस पर जातक कथाएं हैं। आप सोचेंगे जातक कथा क्या होती है भैया? जातक कथाएं होती हैं दोस्त बौद्ध धर्म के अनुसार, जब बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की जो घटनाएं हैं, उससे पहले की जो घटनाएं हैं।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अब से पहले दिल्ली आया कुछ बताएंगे फटाफट से। अब से पहले दिल्ली आया क्या कुछ, ध्यान से देखें। तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और इससे पहले साथी हमारा क्या आया आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। कहीं भी दिल्ली दिखा आपको? आप कहेंगे जी नहीं। तो प्रश्न पूछ लेता है एसएससी कि दिल्ली का वह पहला कौन सा स्थल है जो यूनेस्को में लिस्टेड हुआ, यूनेस्को में शामिल हुआ, दिल्ली का। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? हुमायूं का मकबरा 1993 दिल्ली में, राजधानी से पहला यूनेस्को स्थल है। कुतुब मीनार कब शामिल हुआ? 1993, 1993। भारतीय पर्वतीय रेलवे कब शामिल हुआ? 1999, जिसमें 3 रेलवेज आती हैं। इससे एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है जेईई एग्जाम में ही कि भारतीय पर्वतीय रेलवे में कौन सा रेलवे शामिल नहीं है। मतलब ऑप्शन में उन्होंने दार्जिलिंग रेलवे को भी दे दिया, नीलगिरी रेलवे को भी दे दिया तमिलनाडु की, और कालका रेलवे को भी दे दिया। एक ऑप्शन अलग दे रखा था आपका पूर्वी घाट रेलवे, जो कि गलत विकल्प था। ठीक है, बहुत बढ़िया भगीरथ, फिर तो अच्छा हुआ साथी। तो ये भारतीय पर्वत रेलवे शामिल हुआ है साथी आपका। बोध गया, मैंने कहा था इसका जिक्र आएगा। बोध गया क्यों चर्चित है बताइए जरा। बोध गया का महाबोधि मंदिर जो बनाया हुआ है, बोध गया को जाना जाता है महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। कहां पर? बोध गया, बिहार में। ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं मोस्ट इंपोर्टेंट, ये विंध्याचल पर्वत पर मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं 1957 में वीएस वाकणकर ने इनकी खोज की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए टर्मिनल, वो महाराष्ट्र में 2004 में शामिल हुआ। चंपानेर उद्यान गुजरात का 2004 में। लाल किला 2007, लाल किला 27वीं साइट 2007 में। दिल्ली कहां पर स्थित है लाल किला? शाहजहां द्वारा निर्मित यमुना नदी के किनारे। कितने रुपए के नोट पर है? 500 रुपए के नोट पर है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे बताओ 10 रुपए के नोट पर क्या है? 10 रुपए के नोट पर क्या है? आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गया प्रसाद कह रहे हैं भैया हम तो सन्यास ले लें, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं। अच्छा, अब से पहले जिन लोगों ने सन्यास लिया था उन सबके घर वाले मान गए थे? आदि गुरु शंकराचार्य ने लोगों को यही समझाया। महर्षि मंडन के बारे में पढ़िए, वो अपनी पत्नी के साथ में बहुत ज्ञानी थे। ऐसा कहीं नहीं है साथी कि आप अकेले जाएंगे और आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ऐसा क्योंकि कुछ लोगों ने किया, तो इसीलिए आम धारणा बनी। लेकिन जिन लोगों ने घर छोड़ के ज्ञान प्राप्त किया, उनसे ज्यादा संख्या में वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने गृहस्थ में ज्ञान प्राप्त किया है। तो आप अपने दिमाग पे ऐसा कुछ जबरदस्ती का प्रेशर मत बनाओ कि घर छोड़ूंगा और अकेले रहूंगा तो ही मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। हमारे देश ने, मैंने बताया ना, ज्ञान सबको दिया है, और गृहस्थ के ना जाने कितने उदाहरण हैं। घर नहीं छोड़ना भाई। आदिगुरु शंकराचार्य ने यही समझाया, जिसके लिए तुम भटक रहे हो वह आपके पास है, आपके अंदर है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं समझाया इस बात को, जब उनकी पत्नी ने प्रश्न किया कि तुम जब घर छोड़ के गए तो बता के नहीं जा सकते थे, और जो तुमने वहां वन में प्राप्त किया वो घर में प्राप्त नहीं किया जा सकता था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी यही उत्तर दिया कि ये घर में प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन इसका पता भी जाने के बाद में चला। जब ज्ञान हो गया तो पता चला उस बात का। बहुत बढ़िया जी। सूर्य मंदिर है भैया 10 रुपए पर। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कह रहे हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोग हम्पी कह रहे हैं, हम्पी वाले सारे गलत हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर जिन लोगों ने लिखा, बहुत बढ़िया है। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया था, और ये मुगलों का परिवार रहा है। मुगल सारे इसी में पले बढ़े। 1857 में यहीं से भगाया इनको अंग्रेजों ने, निकलो यहाँ से, बाहर चलो, है ना। सलीमगढ़ किला इसी परिसर का एक हिस्सा है। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में 2010 में जंतर मंतर पूछा जाता है साथी। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट समझते हैं, वेस्टर्न घाट क्या है? तो इधर जो भाई ये हमारा पूर्वी हिस्सा है भारत का, ये क्या है? पश्चिमी। तो इसमें कौन कौन आते हैं? महाराष्ट्र आता है आपका,
केरला आता, गोवा आता, कर्नाटक आ जाता आपका, और इधर कुछ हिस्सा तमिलनाडु का। ज़्यादातर हिस्सा तो तमिलनाडु का पूर्वी घाट की तरफ है हालांकि। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें 6 किले आते हैं। आमेर का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला। जैसलमेर के किले को बोलते हैं हम गोल्डन फोर्ट। कभी आप इसकी इमेज देखना गोल्डन फोर्ट की, तो जब सुबह के टाइम सूर्य निकलता है ना साथी, तो ऐसे चमकती हैं जैसलमेर के किले की दीवारें जैसे सोने की बनी हुई हों, वो ऐसा पत्थर है। चित्तौड़गढ़ का किला, ये तो हम सब जानते ही हैं आपका, महाराणा प्रताप जी संबंधित है। कुंभलगढ़ का किला राणा कुंभा ने जिसको बनवाया, ये चीन की दीवार के बाद में सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल इसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसे दीवार है। चीन की दीवार तो आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। उसके बाद में लगभग 36 किलोमीटर के आसपास लंबाई वाला ये कुंभलगढ़ का किला, और बाद में सुरक्षित कर रखा है इसकी दीवारों को। इस पे भी 2 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवचरण गोस्वामी जी, बहुत शानदार लिखा है सर। दुनिया का सारा ज्ञान एक तरफ, और अपने आप को जान लेना भी और साथ ही संभाल लेना, अपने आप को बेहतर बनाना, ये दुनिया में एक तरफ चीज है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई दिक्कत। ग्रेट हिमालयन, सर प्रसिद्ध तो वही हुए जिन्होंने घर छोड़ा। नहीं दोस्त, आप उनके बारे में जानते हैं ये कहिए। आप पूरी दुनिया के बारे में नहीं जानते। आपको पढ़ाया गया ना, बचपन से आपको पढ़ाया गया महावीर स्वामी के बारे में कि उन्होंने घर छोड़ा। आपके पाठ्यक्रम में वो शामिल है, इसीलिए आप सिर्फ उनके बारे में जानते हैं। आपके पाठ्यक्रम में वो शामिल ना होकर कोई और दर्शन किसी और विद्वान को शामिल किया होता तो आप उनके बारे में जानते। तो किसी भी चीज के बारे में ये नहीं कहना है कि ऐसा हुआ, बोलना है शायद ऐसा हुआ। मैं वही तो कहता हूं कि आपके ऊपर क्या थोपा गया, आप उसके ऊपर चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और आप देखिए, अब लोग रिसर्च के लिए जाते हैं कहीं पर, कोई जा रहा है, डॉक्टर जा रहा है, घर से तो निकलना पड़ता कई बार। अब लोग नहीं निकल रहे हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक जो प्रयोग कर रहे हैं, दार्शनिक लोग, न्यूटन जैसे लोग दार्शनिक लोग थे। हम लोग को लगता है कि वो सिर्फ एक वैज्ञानिक मात्र थे, छोटा सा खोज उन्होंने कर दिया। उनकी रिसर्चेज हैं, उन्होंने लेखन किया है मानवता के ऊपर, समाज के ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने लिखा है। सर चीन की दीवार चंद्रमा से दिखती है ना, मिथ है दोस्त, एक मिथ है, कुछ नहीं दिखता। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश, ये बच्चों को पढ़ाए जाने वाला एक मिथ है। छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे गूगल पे वीडियोज पढ़े हैं, यूट्यूब पे भी, कि वहां से दिख जाता है, वहां से दिख जाता है। इतनी दूर से कुछ दिख पाना संभव है? चीन की दीवार बड़ी है, लेकिन चीन की दीवार ऊंची नहीं है साथी। अगर चीन की दीवार दिखेगी तो फिर तो बुर्ज खलीफा सबसे पहले दिखना चाहिए है? और आपको लगता है चीन की दीवार से बड़ा चीन नहीं है? फिर तो चीन भी दिख जाना चाहिए चंद्रमा से। आप सोचिए जरा, चीन की दीवार से तो बड़ा ही होगा चीन। या आप सोचिए जरा, चीन से बड़ा तो समुंदर होगा ना, फिर तो समुद्र दिख जाएगा ना। जी भैया, समुद्र इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसका नीला रंग दिखता है, जो आप पढ़ते होंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंग का फैलाव वह दिखता है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं दिखते दोस्त। आगे आएंगे। रानी की वाव उल्टे मंदिर की तरह। उल्टे मंदिर की तरह कैसे? देखो मंदिर में क्या होता है साथी, आप यहां देखेंगे अगर ध्यान से कभी इसके फोटोज को, तो मंदिर में ये होता है कि नीचे की तरफ स्तंभ जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, नीचे की तरफ, मतलब आधार मजबूत बनाया जाता है, ऊपर पतले। लेकिन रानी की वाव में क्या है कि रानी की वाव ऊपर से तो इसके जो पिलर्स है वो चौड़े हैं और नीचे की तरफ कमजोर है, इसलिए बोलते हैं इसको उल्टा मंदिर की तरह बनाया गया है ना। सोलंकी वंश द्वारा निर्मित सरस्वती नदी के किनारे 100 रुपए के नोट पर। और रानी की वाव कहाँ स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है, 2014 में शामिल हुआ। इसको मारू गुर्जरा शैली में बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का, हम सब जानते हैं। कंचनजंगा सिक्किम का एकमात्र मिश्रित स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताए थे ना आपको 34 कैसे हैं, वो साथी कल्चरल है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय कैसा कल्चरल है, रानी की वाव कैसा कल्चरल है,
7 मैंने बताई वो नेचुरल हैं, जैसे नेशनल पार्क आ रहे थे, तो नेशनल पार्क क्या है, वो आपने बनाए या नेचुरल है? नेचुरल है भैया, वो प्रकृति ने दिए हैं हमको, हमने नहीं बनाए हैं। ठीक है, एक मिश्रित है, यानी कि कंचनजंगा इसमें क्या, मानव की ह्यूमन मेड बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। ली कार्बुजिए चंडीगढ़ 2016, अहमदाबाद मोस्ट इम्पोर्टेंट गुजरात 2017 में शामिल हुआ। एसएससी ने प्रश्न पूछा था कि यूनेस्को में शामिल भारत का पहला शहर, तो लोग उछल उछल के, मैं एक बार प्रैक्टिस सेट में बता रहा था इसको कि भैया ये पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा गया। लोग उछल उछल के बोलने लगे क्लास के बाद में, भैया चंडीगढ़, वो मूर्ख शहर बात कर रहा है, वो ये नहीं बात कर रहा है कि चंडीगढ़ का नाम पहले आ गया, ये तो स्थिति है, शहर को ही शामिल कर लिया गया। तो पहला शहर हम लोगों को अक्सर याद रहता जयपुर, तो कभी गलत नहीं करना है ना। यूनेस्को की पहला भारतीय शहर है ये, गुजरात में, मुंबई के विक्टोरिया महल। गुलाबी शहर जयपुर, जयपुर को शामिल किया गया 2019 में। व्हाइट सिटी किसको कहा जाता है, उदयपुर को। गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है, जैसलमेर को, वहां की मिट्टी की वजह से। और नीला शहर किसको कहा जाता है, जोधपुर को, ब्लू सिटी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पूछा जाता है जयपुर को किसने बनाया था, तो सवाई जयसिंह द्वारा 1727 में इस शहर को बनाया गया, यानी आज से कितने साल पहले बना दिया गया भैया, 300 साल पहले। ओके, पंकज यादव जी बहुत थैंक यू मेरे भाई। सबसे बड़ी बात होती है कि आप उतने बौद्धिक हैं कि आप किसी को समझ सकते हैं, उतना इंटेलिजेंट होना ये पहली शर्त है ज्ञान की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज्ञान, कुछ लोग तो मुझसे ये पूछते हैं, जब मैं महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाता था तो कहते भैया ज्ञान के बाद में क्या हो जाता होगा शरीर में कहते भैया ज्ञान जब मिलता होगा तो क्या हो जाता होगा। तो मतलब अभी बहुत सारे लोग प्रोसेस में, और शायद कभी ना कभी जैसे आप सोचते हैं ऐसे हम भी सोचते होंगे, और शायद अभी कुछ भी ज्ञान हमको ना हो, शायद अभी अंश मात्र भी ना हो। सीखने का प्रोसेस है, उसमें आगे लगे। ठीक है आगे आएंगे, रामप्पा टेम्पल तेलंगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, ये 39वीं साइट थी, काकतीय वंश द्वारा बनाया गया। अभी पूछा गया था एमटीएस में कौन से भगवान को समर्पित है, शिव जी भगवान को। धौलावीरा 40वीं थी, गुजरात में, आपने पढ़ा होगा धौलावीरा, पढ़ा होगा ना, हड़प्पा सभ्यता आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि सबसे बढ़िया वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो था वो धौलावीरा में था। एकमात्र नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 टीलों में विभाजित था, पूर्वी टीली, पश्चिमी टीला और आपका मध्य टीला, अकेला शहर है। 1968 में पुरातत्व जोशी द्वारा खोजे गए धौलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है। मोहनजोदाड़ो, गनेरीवाला, हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर था धौलावीरा, 40वीं साइट थी। इनसे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे 41 और 42 से। 41 क्या है, शांति निकेतन, अभी शामिल किया गया, कब शामिल हुआ साथी, 2023 में लिखा हुआ है आगे। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित शांति निकेतन, जिसका अर्थ है शांति का निवास, का विकास 1901 में शुरू हुआ था और यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी। आप जानते हैं टैगोर फैमिली के बारे में, सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक परिवार इनको कहा गया, हमारे देश के बड़े बड़े घरानों के बच्चे इनके घरों में पले बढ़े। ठीक है, आगे आएंगे। होयसल मंदिर, कर्नाटक का 2030, बेलूर, हॉलीवुड और सोमनाथपुरा मंदिर। ठीक है, कौन कौन से मंदिर शामिल है, अभी क्वेश्चन पूछा गया आपका सीपीओ, आपने देखा हो क्या क्वेश्चन पूछा गया कि होयसल के मंदिरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है। मंदिर शामिल नहीं है यानी 3 दे दिया, बेलूर दे दिया, हॉलीवुड दे दिया, सोमनाथपुरा दे दिया, और चौथा कोई भी नाम दे सकता है आपसे। ठीक है, होयसल की पवित्र मंडली, ये मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर जिले में बेलूर, हॉलीवुड और सोमनाथपुरा में स्थित है। तो समझ गए तीनों क्या है, जगह हैं। मंदिरों जिन्हें अक्सर पत्थर में उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित किया जाता है। समूह में शामिल मंदिर हैं चन्नकेशम मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर। तो जो बेलूर में स्थित मंदिर है उसका नाम क्या है, वो चन्नकेशम मंदिर है, हसन जिले में है। होयसलेश्वर मंदिर भी किस में है, हसन जिले में, जिसको हम बोलेंगे है से हैलोबिड और है से होयसलेश्वर। कैसे केशव मंदिर और सोमनाथपुरा मैसूर जिले में।
किसने निर्माण किया? राजा विष्णुवर्धन, विष्णु को। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? भगवान शिव के लिए समर्पित है और ये भगवान विष्णु के लिए। यानी पहले चन्नकेशम और केशव। केशव तो वैसे भी किसको बोलते हैं हम? भैया कृष्ण जी को कहा जाता है। कृष्ण जी किसके आपका अवतार हैं? भगवान विष्णु के अवतार हैं। ठीक है। चन्नकेशव किसके लिए? यहाँ पर फिर से केशव नाम आया, तो चन्नकेशव किसके लिए? विष्णु जी के लिए। होयसलेश्वर किसके लिए हैं साथी? वो भगवान शिव के लिए है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने के चांसेस मेरी तरफ से मैं कहूँगा होयसलेश्वर टेम्पल को किसने बनवाया और किस भगवान के लिए समर्पित हैं? तो विष्णुवर्धन द्वारा बनाए गए और भगवान शिव के लिए समर्पित हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मोनमेंद्र कुमार जी, बहुत अग्रिम, क्या बोलते हैं उसको, आशीर्वाद मेरे दोस्त सफलता का। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। वेरी गुड। तो कल की क्लास में साथी हम पढ़ेंगे आपका क्या, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की तरफ। वो क्या होती हैं? 15 हैं भारत की, कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम कल जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आपका मैंने आपको बता ही दिया आज क्लास के शुरुआत में किस तरह से हम आगे बढ़ रहे होंगे। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप चीज़ों को जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ महत्वपूर्ण क्या है, क्या पढ़ना है, उसको ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है इसमें ट्रिक्स बनाने लग जाओ, तो जहाँ ट्रिक्स की बात आएगी वो मैं खुद बनाऊंगा आपके लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।